स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस हिंदी वर्जन लेक्चर 2 पार्ट 5 में स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, स्पेशली बेस्ड ऑन एडवर्ब क्लोज। प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछले पार्ट्स में हमने जाना था कि एडवर्ब क्लोज के किन किन कंजंक्शंस को किस किस ग्रुप में रखा जाता है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 9, एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंड। एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंड के अंदर किन किन वर्ड्स, किन किन ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस को हमने रखा है, आइए देखते हैं। एज फार एज, सो फार एज और द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री डैश डैश, इन नेक्स्ट क्लोज द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री, ग्रेजुअल राइज। स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एज फार एज एंड सो फार एज। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, जहाँ पर एज फार एज आता है, इस एज फार एज को हम डिस्टेंट या दूरी शोइंग सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं जहाँ तक हमारी लिमिट चलती है, और सो फार एज हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा रिलेशन जुड़ा रहता है, हमारा संबंध होता है। तो आइए देखें दूरी और संबंध कैसे हम इंडिकेट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। जहाँ तक मैं सोचता हूँ वह आपसे मतलब निकलने तक बोलेगा। तो यहाँ पर जो हमारी हद है वो काम करता जाएगा, एक लिमिट आएगी मतलब निकलने की, और वो फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गई लिमिट, तो यानी दूरी। एज फार एज आई थिंक ही विल टॉक टू यू टिल ही गेट्स हिज पर्पज सोल्व्ड। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं अपने छात्रों को अकेला नहीं रहने दूंगा। अब यहाँ पर मेरा उनसे लगाव की बात है, डिस्टेंस की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा सो फार एज आई एम कंसर्न आई विल नॉट लेट, और यू कैन से आई विल नॉट लीव माई स्टूडेंट्स अनकेयर्ड और अलोन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री। इस डिग्री को हमने कंपैरिजन के अंदर भी दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। आइए अब इसको देखते हैं। इसमें ग्रेजुअल राइज होता है और हद होती है कि जितनी हद आप पार करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे जाएंगे या ख़राब जाएंगे, जो भी, तो आपकी हद और उसके रिजल्ट्स। तो ट्रांसलेशन है द हायर यू गो द कूलर इट इज़। यू कैन ऑल्सो से द कूलर यू फाइंड। उतनी ही ठंड मिलेगी आपको। यहाँ पर हमने रेड कलर से, यूजुअली पिछली बार की तरह से रेड कलर से अपने कंजंक्शंस को इंडिकेट करने की कोशिश की है। ब्लैक कलर से हमने क्वेश्चंस लिखे हैं और ब्लू कलर से उनको ट्रांसलेट किया है। ग्रीन कलर में जो वर्ब या वर्ड्स कंजंक्शन से रिलेटेड हैं उनको हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं ग्रुप नंबर 10 को। एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन और कंडीशन। सीधे सीधे कहें तो ये सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ स्पेशल, कुछ अनयूजुअल दिखाने की कोशिश की है। हालांकि अनयूजुअल ऐसा कुछ नहीं है, बस बात इतनी होती है किस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे सामने कम आते हैं। स्टूडेंट्स, यूँ तो हमने कंडीशनल सेंटेंस का एक पूरा लेक्चर आपको पहले दिया हुआ है और आपके पास वो अवेलेबल है। आइए थोड़ा सा और इसको वाइड रेंज में डिस्कस कर लेते हैं। अगर वह खेलेगा नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेगा। आप जानते हैं कि इफ़ के साथ हम फ्यूचर न लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो आइए पहले इसको इस तरह से देखते हैं। हमने इसके 3 सॉल्यूशंस दिए हैं। अगर वह खेलेगा नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इफ़ ही डज नॉट प्ले, कॉमा, हाउ विल ही स्टे हेल्दी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमा लगना ज़रूरी है। हाउ ही विल स्टे हेल्दी, और लास्ट में हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहले प्रेजेंट के साथ, इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदला फ्यूचर को और डज नॉट कर दिया। फ्यूचर में हम नहीं लिखते, ये बात हम पीछे कंडीशनल सेंटेंसेस में बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे। तो फ्यूचर को हमने लिखा प्रेजेंट में बदलकर इफ़ ही डज नॉट प्ले, कॉमा, हाउ विल ही स्टे हेल्दी। तो इफ़ के साथ हम नॉट लगाते हैं, इफ़ ही डज नॉट प्ले। स्टूडेंट्स, अगर हम इफ़ की जगह अनलेस लगाने लगें, जैसे कि हमने अभी ऊपर बहुत सारे यहाँ पर कंजंक्शंस आपको दिए हैं, कंडीशन के साथ इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, ये इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप
अनलेस को यूज़ करते हैं तो अनलेस को यूज़ करने में आपको नॉट नहीं लगाना होता, नॉट अनलेस के अंदर शामिल होता है। और जब नॉट हट गया तो ऑफकोर्स डज भी हट जाएगा, और जब डज हट गया तो फिर यहाँ एस लगेगा वर्ब की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा अनलेस ही प्लेज हाउ विल ही स्टे हेल्दी। और स्टूडेंट्स लास्ट में आप क्या करेंगे कि इसके अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होगा। तो ये आपने सीखा कि अगर हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस इफ़ के साथ बनाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको नॉट लिखना होता है, और अगर आप अनलेस के साथ बनाते हैं तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आइए कंडीशनल सेंटेंस के कुछ दूसरे रूप को यहाँ पर और देखते हैं। इस 10 नंबर के अंदर पहले एक बार फिर कंजंक्शंस को देख लेते हैं। इफ़ मीन्स अगर, प्रोवाइडेड मीन्स अगर, इन केस मीन्स अगर। इफ़ की जगह आप चाहे प्रोवाइडेड लिख लें, इन केस लिख लें, कोई बात नहीं है, लेकिन अनलेस जब लिखेंगे आप जब इफ़ के साथ नोट दिया हुआ होगा। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल पर सेकंड में स्टूडेंट्स इसमें एक बात रह गई प्रेजेंट के ए में। यहाँ पर दिया गया है अगर वह खेलेगा नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेगा। तो दो एग्जाम्पल्स हमने जान लिए, एक इफ़ के साथ डज नॉट लगाकर, दूसरा इफ़ हटाकर हम अनलेस लगाकर उसको पॉजिटिव सेंटेंस में बनाएंगे। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल और हमारे पास यहाँ पर है। जो सेंटेंसेस जिनमें इफ़ के साथ फ्यूचर आता है, तो आप जानते हैं कि फ्यूचर तो लगता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बदलते हैं। तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक तीसरा रूप ये भी है कि आप यहाँ पर शुड लगाकर सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं। शुड ही नॉट प्ले कॉमा विल ही स्टे हेल्दी। तो इस तरह से आपके इफ़ के साथ डज नॉट लगाकर, अनलेस के साथ बिना नॉट लगाए और शुड के साथ नॉर्मली नॉट लगाकर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं उस रूल के जिसके अंदर बताया गया है कि इफ़ के साथ हिंदी में फ्यूचर आने पर हम फ्यूचर यूज़ ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, और फिर सिचुएशन के अनुसार अगर हम नॉट लगाना चाहते हैं तो इफ़ लगाएंगे, नॉट नहीं लगाना चाहते तो अनलेस लगाएंगे, और इफ़ और अनलेस को आप शुड में बदल सकते हैं। लेकिन शुड में अगर नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, और बाकी का पार्ट स्टूडेंट्स आगे का ऐसे ही रहता है। यहाँ पर भूल हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए क्योंकि हमारी जो क्लोज है वह हाउ क्वेश्चन में दी गई है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मार्क इस शुड की वजह से नहीं है। शुड के शुरू में लिखने की वजह से ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बना, ये इंटेरोगेटिव है हाउ की वजह से। आइए देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। रजत का व्यवहार अगर अच्छा हो जाए तो उसे सब पसंद करें। इफ़ रजत वर वेल बिहेव्ड। स्टूडेंट्स जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में शायद ऐसा हो जाए, फ्यूचर बेस्ड होता है, तो हम वहाँ पर वॉज की जगह वर लिखते हैं और ये कल्पना मानी जाती है। इफ़ रजत वर वेल बिहेव्ड, सिंगुलर होने के बाद भी हम वर लिखते हैं। एवरीबडी वुड लव हिम, और अगले पार्ट में केवल और केवल वुड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इफ़ की जगह अगर हम वर को पहले ले आएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर रजत वेल बिहेव्ड एवरीबडी वुड लव हिम। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि हमने यहाँ पर रजत लिखा था, ये इफ़ वाला पार्ट था, यहाँ पर हमने रजत लिखा है, ठीक है। तो वर रजत वेल बिहेव्ड, तो रजत से पहले इफ़ लिखा, तो जैसे हमने यहाँ पर शुड लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पर वर लिखा है। अगर हम इफ़ हटा करके इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ कर दें तो ये सेंटेंस सही होगा, बाकी सेंटेंस नॉर्मल रहता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के चेंजेस केवल हम इन्हीं रूल्स में करते हैं या हेड वाले में करते हैं, बाकी में नहीं करते। इसका एक सब्स्टिट्यूट और हमने नीचे आपके सामने दिया है, एवरीबडी वुड लव रजत वर हिज बिहेवियर इज़ गुड। तो इस फर्स्ट पार्ट को आप बाद में भी लिख सकते हैं, चाहे इसको इफ़ से लिख लें चाहे वर से लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए कंडीशनल को लेकर के थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। अगर एक भी कदम और बढ़ाया तो जान से जाओगे, या बढ़ाया तो जान से जाओगे, जान खो दोगे, मार दिए जाओगे, कुछ भी हिंदी हो सकती है।
तो यहाँ पर आया इफ़ यू टेक एनी स्टेप, इफ़ यू टेक एनी फर्दर स्टेप, यू आर अ डेड मैन, यू विल बी किल्ड। ये आपके ऊपर है, आप कोई भी ट्रांसलेशन बना लें, बट मेन बात है कि इफ़ आपको लगाकर बनाना है। ये नॉर्मल बात थी। अब देखते हैं कि इसमें अनयूजुअल चेंजेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिना इफ़ के इसको कंडीशन बनाना चाहते हैं नए पैटर्न पर, नए सिंटैक्स पर, तो वह इस तरह से बनेगा, टेक अनदर स्टेप एंड यू आर अ डेड मैन। टेक एंड, इम्पेरेटिव के साथ एंड। यदि शारीरिक दंड नहीं दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो इसमें आप इफ़ से भी बना सकते हैं, इफ़ यू डू नॉट पनिश एंड लाइक दिस। तो हमें यहाँ पर कुछ नई तरह से बनाना है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आपका कॉमा लगना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, तो ये आपका ट्रांसलेशन होगा और ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही कहलाएगा। इसके बाद बी पार्ट में वेदर, जैसे कि यहाँ पर हमने वेदर कंजंक्शन इंडिकेट किया है, ये बताने से रह गया है। देखिए वेदर बेस्ड ट्रांसलेशन, आप चाहें ना चाहें आपको कार्य पूर्ण तो करना पड़ेगा। वेदर यू लाइक और नॉट, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क वेदर यू लाइक और नॉट। स्टूडेंट्स, जब आपकी चॉइस वाला वेदर हो तो आप और नॉट लिखते हैं, ये आपको लिखना कंपलसरी होता है। वेदर यू लाइक और नॉट, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। और जब वेदर आप नाउन क्लोज में लिखते हैं, जिसमें आप पूछते हैं कि क्या आप खाएंगे, वेदर यू विल ईट और यू ईट, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अगर की वाला क्वेश्चन है तो वहाँ वेदर लिखते हैं इफ़ की जगह पे, वहाँ और नॉट नहीं लगता। लेकिन जहाँ पर आपकी चॉइस का मामला होता है, कंडीशन होती है, वहाँ पर और नॉट लगाना ज़रूरी होता है। आप इसे चाहे शुरू में बनाएं चाहे लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एडवर्ब क्लोज बेस्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन का लास्ट पार्ट इस वर्जन का। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप अब कोऑर्डिनेट क्लोज के लेक्चर्स को अटेंड करते रहिएगा। उसके लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब कीजिए फाइनली हमारे इस चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। कोशिश करेंगे कि आपको हम बेहतर से बेहतर इंग्लिश ग्रामर की जानकारी देते रहें। धन्यवाद।